शिक्षा के इस एक तरह का बदलाव भी आया है। ऑनलाइन शिक्षा 2020 के पहले दुर्लभ थी और आज ऑनलाइन शिक्षा एक आवश्यकता बन चुकी है और हैबिट बन चुकी है। घरों में बच्चे मोबाइल से पहले खेलते थे, अब पढ़ते हैं। एक कुछ नया काम भी हुआ है, पर हमारा ग्रामीण देश है, तकनीकी से हम इतने समृद्ध नहीं है, ये भी एक समस्या है। और एक मैं तो कहूँगा कि एक विषमता पैदा हुई है। मैं सीधे आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करें। दिलीप सिंह जी शेखावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अग्रज और हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, मेरे मेंटर, मार्गदर्शक, राष्ट्रीय विचारों के ओतप्रोत और बहुत ही स्पष्ट विचारों के धनी आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, जो आज के इस आभासी मीटिंग में एक उद्घोषक के रूप में आप हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, एक जिम्मेदारी के तहत एक दायित्व दिया। इसके लिए आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूं, कोशिश यही रहेगी। पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। और साथ ही आज के इस मीटिंग में अब तक जुड़े लगभग 19-20 जो है सुधी जनों का, विद्वान जनों का, शिक्षा जगत में जो रुचि रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान इस पूरे परिक्षेत्र को है, ऐसे सभी विद्वजनों का मैं दिलीप सिंह शेखावत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वाकई इस विपरीत परिस्थितियों में जब पूरा देश और विश्व संकटों से घिरा है, बहुत सारी आदतें जो दशकों से और सदियों से हम लोगों की थी, वक्त ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई भी है। और निश्चित रूप से बदलाव को स्वीकार करना एक मानव की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत बड़े अनुभवों से कि जिन लोगों ने, जिन समूहों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, समय ने उनको जो है किनारे कर दिया। बहुत से हैं वक्त के बदलाव को, वक्त की आहट को, वक्त के परिवर्तन को स्वीकार करते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आवश्यक परिवर्तनों को अपने अंदर डाल करके उसके अनुरूप चलने का प्रयास करना ही चाहिए। और इसी कड़ी में जैसा कि आज की इस वर्चुअल मीटिंग का जो विषय है, वर्तमान कोरोना संकट में शिक्षा, तो निश्चित रूप से आज से पहले हम सभी ऑफलाइन एजुकेशन के परिपाटी में जिए हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष से, बल्कि मैं कहूँगा कि 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से जिस तरह से कोरोना की जो परेशानियां चल रही है, उसके तहत फिजिकल मिलना और इस तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं जो पहले चल रही थी, उनको आगे चलाए रखना थोड़ा टिपिकल हो गया। और हमारे देश में ये काफी समय बाद में प्रचलित हुआ ऑनलाइन एजुकेशन, बल्कि दूसरे देशों में ये काफी समय से जो है वो प्रचलित था। लेकिन वक्त ने सिखाया, जरूरत हुई और आज हम सब, बल्कि पूरा विश्व और खास तौर से हम अपने देश की बात करें तो तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम लोग बढ़े। और इससे निश्चित रूप से बहुत सारे इससे फायदे भी हैं। इससे पहले की यदि हम बात करें तो उससे पहले इतना संचार व्यवस्थाएं इतनी जो है वो सुदृढ़ नहीं थी, और जहां तक बात करें नेट और डेटा जो है वो काफी ज्यादा महंगे हुआ। और इसके तहत आज ये सभा रखी गई, तो इसमें बिना किसी विलंब के मैं आज हम सभी के बीच में अनेक विद्वजन उद्घोषक के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं रोटरी क्लब में हमारे सहयोगी और कवि हृदय, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और हर पहलू को छूती हुई आपकी कविताएं करीब करीब सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं, उनसे रूबरू होते रहते हैं। और गांव से लेकर के और शहर तक एक लंबा सफर आपने तय किया है,
बहुत सारे आपके फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, और आगामी वर्ष जो रोटरी का है उसमें आप अध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले हैं। और इससे पहले भी रोटरी में सचिव और तमाम तरह के जिम्मेदारियों पे आप रहे हैं। तो मैं आज के इस व्याख्यान माला में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्रीमान शांतिलाल सोनी जी को कि वो आए और आज हम सबके बीच में अपनी बातों को रखने का हमें सौभाग्य और अवसर हमें प्रदान करें। श्रीमान शांतिलाल जी, वर्चुअल सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत सभी को मेरा नमन, प्रणाम, नमस्कार सभी को। और जैसा कि दिलीप जी ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने जो भावों को थोड़ा सा व्यक्त करता रहता हूँ। तो ज्यादा अपन जो इस वर्चुअल मीटिंग का जो एक सब्जेक्ट है और उस पर हमें बात करनी चाहिए, तो सीधे अपन को वहीं पे आना चाहिए, बाकी इधर उधर की बातें हम ना करें तो ठीक रहेगा। सभी अपन समय की पीढ़ी में बंधे हुए हैं। तो जैसे मैं बात करूं, आज अपना एक टॉपिक है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, और वर्तमान परिस्थितियों में हम इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से हम आगे कोविड से उबरते हुए या आगामी और चैलेंजेस आएंगे, दुनिया में आते रहते हैं हर समय, तो हम उन सबको देखते हुए कैसे आगे बढ़े, उसी पे हमको एक ये आज चर्चा प्रस्तावित है। तो पहले मैं थोड़ा सा गुरुकुल पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गुरुकुल, हम लोगों ने समझा कि गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहां गुरु अपने शिष्यों को लेकर के, एक वो शिष्यों और गुरु का एक कुल होता था, एक वंश होता था, उनको लेकर के वहां उनको वो एजुकेशन दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उस शिक्षा का जो स्वरूप था वो वर्तमान ना होकर के एक वर्तमान शिक्षा से अलग हटके उसका एक स्वरूप था, और उस स्वरूप में सैद्धांतिक शिक्षा पे जोर ना देते हुए व्यवहारिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था, और व्यक्ति को अपने व्यवहार के माध्यम से ही शिक्षा, व्यवहार के माध्यम से ही उसमें शिक्षा का संचार किया जाता था। उसमें चारित्रिक विकास हो या प्रकृति को मतलब बचाए रखने की बात हो, या सभी जीव जंतुओं को साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये सब चीजें उसी में समाहित थी। और उसमें सबसे बड़ी जो चीजें थी, वेद, जो वेदों को सिखाया जाता था। 4 प्रकार के वेद थे, और उन चारों का एक अध्ययन कंप्लीट होने में लगभग उस समय के अनुसार लगभग 48 साल लग जाया करते थे। तो उस समय एक आम आदमी की उम्र भी थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, 100, 125, 150 जितना भी है। और ये शिक्षा पद्धति हमारी आज से 2 से 2,500 पहले तक अस्तित्व में थी, और इसी पे चलकर हम लोग विश्व गुरु कहलाए। हमारा जो ज्ञान का जो दर्जा था, जो स्तर था, वो इतना उच्च स्तरीय था कि लोग मतलब हमें विश्व गुरु का दर्जा देते थे। और इसमें जो एक सबसे बड़ी जो चीजें थी, आज देखने में नहीं मिलती। हमारे समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे। उन वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ये गुरुकुल हुआ करते थे, ये शहरों, आबादी या गांवों से दूर हुआ करते थे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, माफी चाहूंगा। हाँ, ये आबादी से दूर हुआ करते थे, और वहां सभी को मतलब अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी हैसियत, उस सबको परे रख के और प्रकृति में रहते हुए, प्राकृतिक वातावरण में वो शिक्षा का जो अर्जन वो लोग करते थे। गुरु जो उनको वो शिक्षा के माध्यम से उनमें वो चारित्रिक विशेषताएं, प्रकृति के साथ कैसे रहना, ये सब उनको सिखाया जाता था। और इसमें पद प्रतिष्ठा और ध्यान का जैसे कोई स्थान नहीं था। एक क्षत्रिय है, राजा का बेटा है, उसी को भी वही काम करने थे। रोजाना उनको अपने खाना बनाना, उनको खुद नहाना धोना, सब वही गुरुकुल में होता था। और अस्त्र शस्त्र वो सब चीजें उन्हें वहीं सिखाया जाता था। और एक जो सबसे बड़ी चीज थी, उससे जो प्रकृति का जो ह्रास हम लोगों ने आज किया है वो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि प्रकृति के गोद में रहकर लोग, व्यक्ति
प्रकृति को समझता था, उसका नुकसान नहीं, प्रकृति को सामंजस्य रखते हुए उसमें साथ चलता था। तो ये एक कहने का मतलब व्यावहारिक तरीके से इस शिक्षा को वो ग्रहण करते थे और एक उच्च आदर्श, जीवन में उच्च आदर्श और उच्च व्यक्तित्व का निर्माण इस शिक्षा के माध्यम से होता था। जो आजकल उसमें, आजकल जहां हम देखते हैं आर्थिक युग आ गया, हम सब एक अर्थ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी कोविड में भी हम लोग देख रहे हैं, केवल हम में से बहुत सारे लोग केवल अर्थ उपार्जन के लिए ही इसको एक व्यवसाय बना दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में हमें संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार और सभ्यता ये हमें सिखाती थी, जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति में इसका हमें अभाव नजर आता है। गुरुकुल में जो था उसका ये जो शिक्षा पद्धति थी उसमें राज्य सत्ता जो थी या व्यक्तिगत जो भी सहयोग था उसके द्वारा ये संचालित होती थी। और इसके संबंध में मतलब बहुत से शिलालेख या जो अंकित किया, शिलालेखों पे जो उत्कीर्णन या अंकन जो हुआ है, ये हमारी इस शिक्षा पद्धति का एक स्वरूप को मतलब आज भी बताते हैं कि हाँ उस समय ये ऐसा होता था। अब गुरुकुल के जो आदर्श उदाहरण हैं उनमें तक्षशिला था, नालंदा है, और जो काशी जिसको कहते हैं हम वाराणसी कहते हैं, ये हमारे एक इसके बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। और इनमें जैसे नालंदा, यहाँ लोग मतलब विश्व के लगभग उस समय आज से 2500 पहले लगभग 10 से 15,000 छात्र विदेशों के शिक्षा अर्जन को आते थे। और उसी में एक हेनसांग थे जो चाइना से थे, वो भी उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की और वो उन्होंने वहां बताया। अभी गुरुकुल की तरफ हमें लौटना, मैं एक इस विषय पे आऊं कि हमें क्यों लौटना चाहिए। तो जैसे कहा जा रहा है कि भाई कोविड के वजह से हमें गुरुकुल की तरफ लौटना चाहिए, नहीं, केवल कोविड की वजह से हमें गुरुकुल की तरफ नहीं लौटना चाहिए। ये मतलब इसके साथ न्याय नहीं होगा, मैं कहूँगा, ये मेरे विचार हैं। क्योंकि गुरुकुल को लौटना हमें एक हमारे उच्च व्यक्तित्व का निर्माण, हमारे एक अच्छे संस्कार और समाज का निर्माण, उच्च आदर्शपरक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गुरुकुल आवश्यक है। और इसके लिए हम सभी को, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इसको हम धीरे धीरे इसको मुख्य धारा में ला सकते हैं। अभी भी जैसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी के नाम से है, कुछ और भी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से अपना काम कर रही हैं और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और एक चीज मैं इसमें और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो ये है कि मतलब हमें वर्तमान शिक्षा पद्धति है ना, ये नहीं कि हम केवल उसी प्राचीन पैटर्न पे ही चले, नहीं, उसमें हमें आज जो कंप्यूटर एजुकेशन है, साहित्य है, विज्ञान है, तो इन चीजों को भी, एक विदेशी भाषाएं हैं और मैनेजमेंट की पढ़ाई है, इन सब का भी उसमें एक हमें स्थान दे करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम इनको मतलब वांछित लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं और हम अपना गौरव वापस जो दुनिया में, देश दुनिया में अपना एक जो उच्च स्तरीय गौरव रहा है वो हम पा सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय भारत। हमारे इस परिचर्चा में सबसे पहले शांतिलाल जी सोनी जी, जो कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने गुरुकुल और प्राचीन शिक्षा पद्धति के पुनरुद्धार और पुनर्वापसी की बात कही है। वास्तव में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य में जो गिरावट आई है, उस गिरावट का एक ही हल है, हम हमारी पारंपरिक मूल्यों के प्रति, शिक्षा मूल्यों के प्रति लौटे। और युगानुकूल परिवर्तन भी होना जरूरी है। युग के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें बदलाव भी करना चाहिए और अपनी जड़ों को मजबूत भी करना चाहिए।